एक झांकी वो है जो आप देख रहे थे और एक झांकी कल सड़कों पर भी देखने को मिलेगी, और वो ये है कि कल यात्रा राहुल गांधी शुरू करने जा रहे हैं बिहार में, और वो यात्रा जो है हाइब्रिड मोड की है। वो यात्रा मैं इनसे जानूंगा ये हाइब्रिड मोड है क्या और इस मोड में क्या होता है, और शायद बीच में 2 या 3 दिन का गैप वो लेंगे और वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस यात्रा के जरिए वो बताने जा रहे हैं कि एक व्यक्ति और एक वोट को जो है वो कंसोलिडेट करेंगे, वो उसके अधिकार को बताने जा रहे हैं कि वोट चोरी वाली जो वो बात कह रहे थे कि वो वोट चोरी ना होने पाए, इसलिए वो जागरूकता के तहत जाना चाहते हैं। बीजेपी का कहना है कि एक हैं परिवार वाले, और बल्कि दोनों दूसरे को भी वो कहते हैं कि एक संरक्षण वाले हैं, एक परिवार वाले हैं, दोनों लोग वहां एक साथ आ रहे हैं, लिहाजा उसमें बहुत कुछ होना नहीं। बहरहाल ये चुनाव के बीच में दोनों तरफ से रस्साकसी है, और बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं सबसे पहले प्रभात जी को बुलाता हूं जो कांग्रेस के हैं। प्रभात जी, भगवान के दर्शन हो गए, अब आप अपना कल का कार्यक्रम मुझे बताइए। जी मुन्ना खां, मैं आ रहा हूं आपके पास। जी आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरी तरफ से योगेश्वर श्री कृष्ण के अवतरण दिवस की अशेष शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। भगवान आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। आपके भी। आपने कहा कि राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, यात्रा की नौबत क्यों आई, समझने की आवश्यकता ये है। आज से पहले ये कहा जाता था कि सबूत नहीं है, सबूत दिखाओ। हमने सबूत दिखाने का काम किया। सबूत जब दिखा दिया तब भारतीय जनता पार्टी के लोग बिना फीस के इलेक्शन कमीशन के वकील बन के हमसे पूछने लगे कि हाँ भैया एफिडेविट दे दूं। किस बात का भाई, किस बात का एफिडेविट चाहिए था? हाँ, हम तो सारे समाज से, कानून से ऊपर है। ना 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 ना। अब क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के ये गोली मारो वाले हैं नेता। नहीं, ये आप मेरे को एक बात बताइए, जब इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी से मांगा जो आप प्रूफ कर रहे हैं उसको लिखित में दीजिए, तो राहुल गांधी लिखित में क्यों नहीं दे रहे हैं? ये चीजें क्यों नहीं दे रहे हैं लिखित में? उनको अपनी सदस्यता रद्द होने का खौफ है। राहुल गांधी को अपनी सदस्यता रद्द होने का खौफ है या उन्हें 7 साल की जेल होने का खौफ है? आप उनसे बोलिए, अगर वो बेखौफ है, अगर वो निष्पक्ष है और अगर वो पब्लिक के सेविंग में है, अगर वो कर रहे हैं तो उसको जो कमीशन है इलेक्शन कमीशन को लिखित में दे। राइट, एक मिनट, आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम है केशव शर्मा, मैं ब्राह्मण हूं। और कोई दिन होता तो मैं कुछ और कहता, लेकिन आज मैं कहूंगा बढ़िया है। ब्राह्मण देवता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जाति की जनगणना का होने शुरू हो गया, इसलिए कोई गड़बड़ है नहीं। अब तो पूछा जा सकता, बताया जा सकता। मैं तो बल्कि ये कह रहा हूं, जब नाम बोला करिए जरूर बताया करिए। भाई बताइए, रुकिए, बहस पे आ रहा हूं मैं। क्यों नहीं वहीं साइन कर सकते एफिडेविट? कानून से ऊपर है क्या? किस कानून के तहत साइन करना चाहिए ये कौन बताएगा? इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि किस कानून के तहत इलेक्शन कानून बताया अभी? अरे बिल्कुल नहीं बताया है ही नहीं। और सुनिए, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, 2:30 बज रहे थे। अरे दुबे जी जवाब दे दीजिएगा। 2:30 बज रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे राहुल जी, और आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ गया। हमने कहा सोर्सेज बताए, चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट के आधार पर 1,250,000 लोगों का महादेवपुरा सीट पर गलत ढंग से रजिस्ट्रेशन है। ये हमने सोर्सेज भी बताए और सारी चीजें सामने रखी। अनुराग ठाकुर के पास 6 दिन के अंदर 6 लोकसभा और 1 विधानसभा का कैसे आया, और इलेक्शन कमीशन ने उससे एफिडेविट क्यों नहीं मांगा? राइट है जवाब शर्मा जी। अरे ना रुकिए अभी सब पूरा नहीं हुआ है। अरे शर्मा जी कहे रजिस्ट्रेशन और भी दे। अरे भाग नहीं रहे, यहाँ कोई भगवान का नाम एक रणछोड़ दास भी है, कृष्ण का नाम एक रणछोड़ भी है, तो वो युद्ध के सबसे मतलब अकाट्य हैं, वो युद्ध में के परमवीर हैं, लेकिन वो रणछोड़ भी हैं। तो मैं भागूंगा नहीं, पर मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, शर्मा जी का कोई दोष नहीं। शर्मा जी ने तो एक सवाल पूछ लिया। कहां के रहने वाले हैं शर्मा जी? गाजियाबाद का, कोई बात नहीं जी। मैं अभी, अरे तो सबको बोलने को दोगे ना मौका। मैं एक मिनट रुको, क्या तुम्हें क्या परिचय? पूरा का झूठ बोल रही है। जब चुनाव आयोग ने खुलासा कर दिया तो चोर वो होता है। इनके पार्टी की पूर्व अध्यक्षा 80 में वोटर की वो बन गई, लेकिन नागरिक
जब 1 जनवरी 1980 को, जब संक्षेप में खाली कहूंगा क्योंकि वो मुद्दा है नहीं भाई, मुद्दा तो यात्रा का है, अब आ गया। खाली मैं कह रहा हूँ संक्षेप में, नवल तो सब चुनाव मोड में चले गए। 1 जनवरी 1980 को जब सोनिया गांधी जी को नागरिकता वो मामला उठ रहा है कि वोटर लिस्ट में नाम आया हुआ था, उस समय केंद्र में सरकार किसकी थी? चौधरी चरण। एक मिनट को, जब तुम बहस करोगे तो फिर बहस का मुद्दा रुको। तो कोई आया होगा आपके पास इलेक्शन कमीशन से कि भैया ऐसा करिए कि वोटर लिस्ट में जुड़ जाइए और वोटर लिस्ट में बन जाइए? कोई आया होगा कि अप्लाई किया? एक मिनट को जवाब, या तो किसी ने अप्लाई किया होगा या इलेक्शन कमीशन से कोई आया होगा कि नहीं बनिए बनिए बनिए। रुके यू हैव टू वेट। हाँ जी सर, मैं कहना चाहता हूं, इनसे सर पूछा जाए, मैं तो बिहार से हूं, ये लोग बाढ़ 20 साल से इनकी जो है दोनों डबल इंजन की सरकार है, बाढ़ राहत पे ये लोग छुट्टी साधते हैं और कुछ नहीं। गरीब मजदूर आदमी डूब रहे, मर रहे, उनके ऊपर कोई चिंता नहीं। राइट, इस सवाल पूछेंगे ना, यू हैव टू आंसर। राइट। और दूसरी देखिए, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सवालों के घेरे में, मुझे बड़ी खुशी है। कल राहुल गांधी बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं। मैं इसको बिहार के मामले में, ये नहीं कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और एक यात्रा निकल रही है। राहुल गांधी इसके पहले 5 दिन बिहार में रहे और अब 13 दिवसीय यात्रा है। इस यात्रा को मैं बहुत क्रांतिकारी रूप में देखता हूं, क्योंकि अभी बिहार से जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रहे हैं वो चिंताजनक रिपोर्ट है। बीएलओ अधिकांश जगह पे नहीं पहुंच पा रहे, बीएलओ के ऊपर इतना दबाव डाला जा रहा है, कई जगह वो सामूहिक इस्तीफे की घोषणा कर रहे हैं। राइट, मैं कहूंगा कि अपने प्रोड्यूसर से आज जरा थोड़ा चित्र दिखाएं। चित्र में लोग देखना चाहते हैं, आए हैं, ग्राफिक्स जरूर चलाएं, डबल ना चलाएं, थोड़ा सा सिंगल। यहाँ पे बहुत सारी लोग हैं, बहुत सारे सवालों के साथ आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो। मेरी बात सुनते हैं आप जी जनाब। प्रतीक जी, आज कृष्ण जन्माष्टमी है। आप सभी को और पूरे देशवासियों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि जब जब भी धर्म पे संकट आई है, जब जब भी अधर्म बढ़ा है, तब तक भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर के न्याय और सत्यता की स्थापना किए हैं। और आज हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का भी जन्मदिन है, जिन्होंने बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन्होंने 140 करोड़ लोगों को उम्मीद दिया है। जो समाज के अंदर कुरीतियां हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे जातिवाद हो, चाहे छुआछूत हो, और सत्य की राह पर चल करके जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक भाई, आज का टॉपिक जो है राहुल गांधी जी की यात्रा। हर एक राजनीतिक पार्टी जहां भी चुनाव होता है वहां पे राजनीतिक यात्रा करते हैं, मैं उसी रूप में उसको देखता हूं। लेकिन बिहार की जनता आज असल जो मुद्दा है वहां का, चाहे वहां पे स्कूल की हालात खराब है, वहां पे अस्पताल के हालात खराब है, वहां पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, वहां पे महिलाओं का बहुत ज्यादा बुरा हाल है, तो वहां की जो डबल इंजन की सरकार है, मुझे लगता है कि उनको जवाब देने की आवश्यकता है। आप इधर उधर मत घुमाइए, आप ये बताइए कि पिछले 20 सालों में क्या कार्य किया, उसके आधार। नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी बीजेपी, या प्लीज आइए जी। राधे राधे। राधे राधे जी। अनुराग जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, राहुल गांधी जी के अंदर अगर दम होता तो कम से कम उत्तर देते, लेकिन उनके अंदर दम नहीं। अब क्या है, कल वो फेरी वाला निकलता ना, वो आइसक्रीम का बना लेता है, कहता है कि आइसक्रीम में बड़ा बड़ा कुछ है। अब कल वो सामान बेचने निकलेंगे, भाई खरीद लो। ये ऐसे भारत तोड़ो जोड़ो यात्रा करते थे, ये हैबिचुअल ऑफेंडर इस चीज के। मैं कह रहा हूं अगर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो वाई नॉट चले जाते वो, जहां पे 1 लाख से ज्यादा डाउटफुल वोटर है, वहां पे एक मनुखा करके महिला है, वो पता चलता है कम से कम 7 से 8 बूथ में रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद में चले आइए दूसरे उसमें चले आइए, 88-89 साल की लोग वाई नॉट के अंदर रजिस्टर्ड होते पहली बार। ऐसा संभव हो सकता है इस देश में जो 88 साल का व्यक्ति होगा पहली बार वोट देने जाएगा? कभी राहुल गांधी जी उस पर उत्तर नहीं दे पाते हैं। जब उत्तर नहीं दे पाते हैं तो घुमा फिरा के अगर यात्रा कर रहे हैं तो मैं 1952 से यात्रा कर दूं अगर परमिशन हो आपकी तो। नेहरू जी से यात्रा शुरू करता हूं क्योंकि इनके आदत है कैसे कैसे। 1952 में 71,000 वोट था, अंबेडकर जी का जब चुनाव लड़े तो 71,000 वोट रिजेक्ट किया गया। तब बैलेट लगा के वोट नहीं होता था, तब होता था एक तरफ अंबेडकर जी का नाम होता था, एक तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार का नाम होता था। आप एक गंभीरता से सोचिए, अंबेडकर जी केवल 14,000 वोट से जीते थे और 71,000 वोट रिजेक्ट किया गया। दूसरा उदाहरण देता हूं, उत्तर प्रदेश में रामपुर सीट से मौलाना जी चुनाव लड़ रहे थे, अबुल कलाम आजाद। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये मैं नहीं कह रहा हूं, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ने अपने किताब में उस टाइम पे लिखा कि मौलाना आजाद जी चुनाव हार चुके थे, रामपुर के जिलाधिकारी ने उनको हारा घोषित कर दिया था। नेहरू जी का फोन किया गोविंद बल्लभ पंत जी के पास, पंडित जी मौलाना जी जीतने चाहिए, नहीं तो सोच लीजिए आपका क्या हाल। नहीं, ये सोर्स कहाँ का है? और रुकिए अमरुद भाई बोल लिया, किताब मैंने कोट किया, पूरा बोल लिया, ये सोर्स पूरा बोल लिया, कुछ और बोलना। बता रहा हूं
मैंने बोल दिया मैंने आपके पास ये आ गया। मैं आपके आगे अभी आप- रुक जाइए, अब मिर्ची लगेगी। 1952 में गए हैं ना, आपको 1952 से थोड़ा और पीछे ले जाते हैं। 1925 में एक संगठन एफिडेविट ढूंढ रहे थे ना, एक संगठन है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है पिछले 100 वर्षों से, उससे एफिडेविट कोई नहीं मांग रहा। मांगिएगा एफिडेविट उससे कि 100 वर्षों से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, ऑडिट होता है कि नहीं होता है, पैसे कहां से आते हैं, रिसोर्सेज क्या है उस संगठन का। लाल किले से सिर्फ गुणगान करना। और अंतिम बात, प्रतीक जी, अब मैं क्या कहूं, मैं निशब्द हो गया। शब्द ही होंगे। इनको सबसे पहले एक विषय आया कि किस कानून के तहत शपथ पत्र की बात, तो पहले वो मैं क्लैरिटी कर दूं। मतदाता पंजीकरण अधिनियम 1960 का रूल 20(3)(b) के तहत, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप सारा जवाब नहीं देंगे, हम सुनेंगे भी। मतदाता पंजीकरण नियम 1960 का 20(3)(b) रूल के मुताबिक यदि कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को लेके, विसंगतियों को लेकर कोई भी आरोप लगाता है तो उसको शपथ पत्र के तौर पे जो वो जमा करना होगा। जो ये नियम है बाकायदा। जो अब वो नियम क्या नाम, जो अब इनको दोबारा जो पढ़िए जाके नियम अनुराग ठाकुर जी पे नियम- अरे भाई आप बोल तो ले दो, बोलने दे दो। हाँ। देखिए है क्या, अगर अनुराग, मैं इनकी बात को, अगर अनुराग ठाकुर जो है, अगर वो इन पर भी अगर आरोप लगाएं तो मैं उनको लिए भी कहूंगा कि चुनाव आयोग उनको भी ये नोटिस जारी करे। तो चुनाव आयोग ने, अब भाई साहब आप ईमानदार है ना, चुनाव आयोग, चुनाव अधिकारी ने कर्नाटक में बाकायदा राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया है और अब इंतजार करने की आवश्यकता है। यदि उन्होंने जवाब नहीं दिया तो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। और अभी इन्होंने 1925 में एक संगठन का नाम लिया, जो है बड़ा आसान है साहब, जो किसी में कीचड़ उछालना, जो है 2 बार उस पर बैन भी लगाया राष्ट्रीय। राइट, मैं पूरी नो पहले डिबेट में पूरे पैनलिस्ट पूरी यात्रा मेरी पूरी नहीं हो पाई थी। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी जी जानते हैं क्या कहते हैं वोटर्स को, सारे वोटर्स मूर्ख का बंच है, वोटर्स आर द बंच ऑफ फूल, ये इंदिरा गांधी जी ने कहा। राजीव गांधी जी कहते हैं 1989 में जो कांग्रेस चुनाव हार जाती है, कहती भाई बैलेट से चुनाव नहीं होना चाहिए। उनके सुपुत्र आते कहते हैं, वो कहते हैं ईवीएम मशीन से चुनाव होना चाहिए। अरे राजीव गांधी जी के आर्काइव में जाइए, उन्होंने खुद बोला हुआ, सारे सोर्सेज हैं, देखिए ना, उनके भाषण देखिए। इनका जो आम आदमी पार्टी टेक्निकली पार्टी, आप पता है, इनके एक बूथ लेवल एजेंट हैं। इलेक्शन कमीशन के डेटा के अनुसार सिर्फ एक बूथ लेवल एजेंट है। इनको बूथ लेवल एजेंट नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी न्यूज 18 इनको पूरा टाइम दे रहा है। राइट। दूसरी बात, इनके बेटे आके कहते हैं राहुल गांधी जी ईवीएम मशीन हैक हो गई, ये हो गया, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अब सारे मुद्दे जब गौड़ हो गए तो ये चले वोटर लिस्ट को। टेकिंग योर पॉइंट जी। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और वृंदावन बिहारी लाल की। मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे। देखिए प्रतीक जी, अभी वहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं हम किस आधार पर आपको एफिडेविट दे, और वहां पर अभी आपके एक पैनलिस्ट ने बता दिया कि इस आधार पे आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। एक और दुस्साहस हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रजिस्ट्रेशन की बात की गई। उस संगठन के रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे क्योंकि खून में राष्ट्रवाद बहता है इस देश के अंदर। 1962 के युद्ध में इनसे पूछिए ना कि 1962 के युद्ध में जब जवाहरलाल नेहरू जी ने आरएसएस से सहायता मांगी थी भारतीय सेना के लिए अग्रिम चौकियों पर रसद सप्लाई करने की, तब कोई रजिस्ट्रेशन मांगा गया था क्या? और उसके बाद 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस की परेड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की टुकड़ी भारतीय सेना का संघ कदम डाल कर रही थी रजिस्ट्रेशन के लिए। यह जवाब काफी है। दूसरी चीज, ये बात कर रहे हैं चुनावी धांधली की, बहुत सारे उदाहरण इन्होंने दे दिए। एक उदाहरण सबके सामने है, इमरजेंसी चुनावी धांधली का सबसे बड़ा उदाहरण देश की आपातकाल है। किस प्रकार से चुनाव में धांधली करके आप जीते, उसके बाद मैं ले लूंगा मैं लूंगा बात। जी सर, जी प्रतीक जी, आम आदमी पार्टी, मैं थोड़ा दे दो। बड़े फहमित तरीके से बोल रहा हूँ। ये अभी आम आदमी पार्टी की बात कर रहे थे। कल जो अभी 2 दिन पहले मैं उस डिबेट में हिस्सा था, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, इनकी हेकड़ी निकल गई और अभी भी बोलने के लिए मार किए हुए हैं। आप समझिए हम लोग क्या मांग रहे थे। ये कोई विपक्ष की लड़ाई थोड़ी ना है, ये हर एक वो व्यक्ति की लड़ाई है जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, जो भारत का नागरिक है, भारत का वोटर है। यही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जो हमने वोट की ताकत पे सत्ता की कुंजी हमारे पास है, उसी पे प्रहार कर रहे हैं। हम लोग क्या मांग रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो वही माना। अभी तक एक कोर्ट की बात कर रहे थे और इन दोनों को देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी इंदिरा गांधी ने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया, चुनाव आयोग को मैनेज किया तो हम भी करेंगे। अरे भाई इसलिए आपको चुन के भेजा गया था क्या? तो आप बताइए आपने क्या किया? आप क्या चुनाव आयोग को मैनेज कर रहे हैं? मतलब हम मान रहे हैं पहले चूंकि चुनाव आयोग मैनेज था, अब आप मैनेज कर रहे हैं।
यही तो ये कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं मैनेज था। ये कह रहे हैं ये मानते हैं आप मानते हैं मैनेज था चुनाव आयोग? नहीं, ये मानते चुनाव आयोग मैनेज था? ठीक। मैंने ये कहा कि इनकी बात का एक बूथ लेवल एजेंट है इनके पास में, ये बूथ लेवल एजेंट नहीं ढेर पा रहे, लेकिन हाँ इनको समय जबरदस्त इनको मिलता, ये इनकी पोजीशन है। दूसरी चीज, जमानत जब्त ये पार्टी है, दिल्ली के अंदर जो चुनाव जीते हैं, क्या मैनेज था चुनाव? हाँ मैनेज करते थे ये जिलाधिकारी को धमकाने जाते, निर्वाचन अधिकारी को धमकाने जाते, संजय सिंह खुद जाते थे, एफआईआर हुई है इसी चुनाव में। पंजाब के अंदर क्या हालत थी, पंजाब के अंदर चुनाव क्या मैनेज करके जीते? अरे कम से कम जनता के मैंडेट को स्वीकार करना सीखे, जब हार रहे तो आप जीतने की बात करें। प्रतीक भाई, आप अपने शो को रिमाइंड कीजिएगा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, किसी संगठन का, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं लिया था। रिमाइंड कीजिए। 25 में मैंने सिर्फ अरे रुको, अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ यार, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जब आजाद हिंद फौज की स्थापना कर सुभाष बाबू देश के लोगों से, देश के युवाओं से उसमें शामिल होने के लिए कह रहे थे, तब एक संगठन इस देश के अंदर था जो ब्रिटिश हुकूमत के जो अंदर में जो फौज थी उसमें शामिल होने की बात करती थी। एक संगठन वो भी था जो क्विक इंडिया मूवमेंट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब कहते थे कि हम सब साथ आओ, तब वो अंग्रेजों के साथ जाकर के खड़े हो जाया करता था। एक संगठन एक भी था, एक संगठन वो भी था। शांत हो जाओ, शांत, सुनना पड़ेगा, भागने नहीं देंगे, लाल किले से बोले हो। एक संगठन वो भी था जो ढाका जाकर के मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बनाने का काम करता है। आज हमें राष्ट्रवाद सिखा रहा है, राष्ट्रवाद का राष्ट्र नहीं पता, रान नहीं मुझे बस ये बताएंगे आज कांग्रेस के प्रवक्ता, कोई सवाल नहीं ना, जनता पूछ रहे यार, जनता पूछ रहे, जनता नाराज ना हो यार, खड़े रहो चुपचाप, मैं आ रहा हूं। मुझे सिर्फ आज कांग्रेस के प्रवक्ता ये बताएंगे कि कांग्रेस का विभाजन कितनी बार हुआ, कितने लोगों ने तोड़ के अलग कांग्रेस बनाई। ये कांग्रेस जिस कांग्रेस का नाम ले रहे, क्या वो वही कांग्रेस है? मुझे बताइएगा कितने। अरे जवाब, क्या कांग्रेस तोड़ी है आपने? देखिए, मैं परेशान नहीं हूं। पवित्र संगठन पे, देश के सबसे पवित्र संगठन पे इनको हमेशा, इनसे पूछे कांग्रेस के लाला लाजपत राय को छोड़ के किस बड़े नेता को फांसी की सजा हुई थी, इनको लाठी पड़ी थी या काला पानी की सजा हुई थी? पूछिए। ये लोग जेल के अंदर डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखते थे। मोतीलाल नेहरू किसका केस लड़ते थे? रॉयल राइस से चलते थे। जवाहरलाल नेहरू किसका केस लड़ते थे? रॉयल राइस से चलते थे। प्रतीक जी, मैं 2 एग्जांपल दूंगा। जिस ये बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी वाले इतने बुड़बक तो है नहीं। 500 साल का एक इतना व्यापक मुद्दा, अयोध्या जैसा, राम मंदिर का मुद्दा, इस चुनाव में अगर वो इतने बुड़बक होते तो अयोध्या हार जाते। तो दूसरा और देता हूं, 370 का आपको एग्जांपल। इतने बुड़बक होते हैं तो 370 लद्दाख वाले जो शुरू से मांग कर रहे थे कि हमें जम्मू कश्मीर से अलग अब केंद्र शासित प्रदेश बना दो, जो है बनने के बाद लद्दाख भी हार गए। तो क्या इतने बुड़बक आपको दिखाई देते हैं? 2 चुनाव ऐसे हैं, 2 चुनाव ऐसे हैं, मेरी बात सुनिए, 2 चुनाव ऐसे हैं 14 के बाद। एक गुजरात का इस चुनाव से पहले वाला तो बिल्कुल नेक टू नेक चुनाव है, बिल्कुल किसी का भी एनीबडी चुनाव हो सकता था वो, और दूसरा बिहार का चुनाव, बहुत नजदीक के चुनाव है। तो आखिर इतने नजदीक चुनाव आके किसी के ईमानदारी से अगर कोई संस्था है उस पर आप बार बार सवाल उठाते, तो अरे आप काबिल हैं क्या? अरे काबिल करते हैं, अरे पागल बने क्या? बोलने दीजिए, आप पागल बने, बोल पागल बने क्या? ये दौरा है आपको दौरा हो गया क्या? आप सारे लोग बैठेंगे वहां पे, पहले सारे लोग बैठेंगे यहाँ पे, सारे लोग बैठेंगे। पागल बन गया, दौरा है क्या? बैठिए वहां पे, पागल वहां पे। इन्होंने, इनके दो शब्दों का मैं जवाब दूंगा। पहली बात तो मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं कि मैं भी एक दिल्ली में किराएदार हूं, जो किराए के मकान में अपना वोटर कार्ड बना के रखा हूं, आधार कार्ड बना के रखा हूं। उस मकान से चेंज करता हूं तो क्या मैं अपना एड्रेस बदलवाता फिरूंगा? इतना टाइम मेरे पास नहीं है। दूसरी बात मैं बता, जो महादेवपुरे की बात की है, और एक बात मैं और इनको बताना चाहता हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात की थी, उन्हें कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से इस्तीफा देकर के उन्होंने अलग आजाद हिंद फौज बनाई। क्यों? एक बात ठीक देखिए, दूसरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार से संबंधित बीजेपी भी है। सबसे बड़ा संगठन किसानों के लिए काम करने वाला भारतीय किसान संघ, मजदूरों के लिए काम करना भारतीय मजदूर संघ, 1 करोड़ से ज्यादा जो मेंबर हैं, ये सारे उसी अम्ब्रेला के रहते हैं। जो ये सारे उसी के, इनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। एक ऐसी जो व्यवस्था बनी हुई है जहां पे अनुशासन है और जिसका मूल उद्देश्य है व्यक्ति निर्माण से लेकर, व्यक्तिगत चरित्र निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण पे।
जिसके ऊपर जो एक आज तक जो आरोप नहीं लगा है, और जब इन्होंने 2 बार बैन लगाया स्वतः उन्हीं की सरकारों ने। अरे मुझे बड़ा ताज्जुब है कि अगर आप ये बात कहते हैं तो भाई आप कैसी बातें करते हैं, आराम से बोलिए। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, पटेल ने बैन लगाया और कितनी बार? मतलब मैं बहस करूं या बंद कर दूं? मैं ब्रेक ले लूं? क्या कर रहे हैं आप? ये मैं सबके दरखास्त करूंगा ना। नहीं चलें जी, सारे लोग बैठिए। प्रभात जी आप भी बैठिए। प्रभात जी बैठिए, बैठिए आप बैठिए। प्रभात जी बैठिए। आप किसी को देशभक्त का या किसी को देश विरोधी का आप वो बता रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल आप भी से पूछ सकता हूं, उससे पहले 1925 से पहले तो मुस्लिम लीग भी बन गई थी ना। स्वर्गीय इनकी सबसे। अरे भाई क्या करते हैं आप? आपको बोलने का जब मैं पूछूंगा तभी, जब आप बोलेंगे, जब मैं आपके पास आऊंगा तब बोलिएगा। इनकी सबसे मजबूत प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा, ये सावरकर की विचारधारा की बात करते हैं ना, उनके ऊपर डाक टिकट जारी किया, इनके द्वारा किया गया या नहीं किया गया? अगर इतनी नफरत है, इतने वो लोग जो विद्रोह इन्हीं के इन्फॉर्मेशन भाई, इन्हीं के इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे वसंत साठे साहब। अगर इंदिरा गांधी मजबूत होती तो इमरजेंसी क्यों लगाती? अगर उनके पास कोई रास्ता भाई बचा था अपने मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, कहाँ से आना हुआ? मैं मनीष मल्होत्रा, बनारस से। बनारस से। क्या काम करते हैं साहब मल्होत्रा साहब? मेरा दवा का काम है। दवा का काम है? दवा की जरूरत है सबको आजकल। हाँ जी बोलिए। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि बार बार ये बोला जाता है कि इंदिरा गांधी बहुत मजबूत प्रधानमंत्री थी, पर हमको कहीं से नहीं लगता है अगर वो मजबूत प्रधानमंत्री होती तो उनको इमरजेंसी की जरूरत नहीं पड़ती। वो आराम से जो है जनता के साथ जब उन्होंने किया था, इतना वो छाए हुए थी साजरा, तो वो आराम से जीत। राइट। इधर को हल्ला मचा हुआ था। हाँ जी, क्या नाम है बाबू? सर विमल शर्मा। विमल जी बहुत बहुत स्वागत है, जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ, एक मिनट रुकिए, कहाँ से आना हुआ शर्मा जी? जी मैं दिल्ली के रहने वाला हूँ। बहुत अच्छी बात। क्या काम करते हैं? सर बिजनेस है मेरा। बहुत अच्छी बात। बोलिए अब आप। अरे भाई एक मिनट। प्रभात जी, या तो शो में जब आए हैं तो उसके कुछ नियम कायदे कानून है। जनता जो बोल रही यही मैं कह रहा हूं, नब्ज पे हाथ नहीं है, नब्ज से दूर है हाथ। एक मैंने आपको भी बोलने की इजाजत नहीं दी। मैंने नहीं मैं जहां तक मैं छोड़ के बाहर करूंगा। जी जी, ये बात कर रहे हैं राष्ट्रीय सेवा संघ की, जो इतने वर्षों से काम कर रही है। इनके वायनाड में भी जब 2 बार बाढ़ आई थी तो राष्ट्रीय सेवा संघ ही था जो लोगों की मुसीबत में वहां पे खड़ा हुआ था। पहली चीज तो ये। और 1900, हाँ आपका वायनाड वहां सब जीते हुए ना, क्योंकि वहां पे ईवीएम मशीन ठीक चलती है। देखिए मैं जानता हूं कि कौन सी हंसी बढ़िया है, कौन सी खिसियानी हंसी है। अरे भाई आपके एमपी हैं वहां की नहीं है? ये शर्मा जी, इसका बिल्कुल भी, एक मिनट रुकिए, इसका बिल्कुल भी अलग अन्यथा मत लीजिएगा। क्या है कि जनता जब बोल रही है, कुछ कहना चाह रही है तो वो सुनना नहीं है। चलें जी, मैं बीजेपी से। चलें जी नहीं, प्लीज सिट डाउन। अभिषेक बेटा बैठ जाओ। सारे लोग बैठ जाओ भाई। चलें जी बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। हाँ जी, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। और सर ये वोट चोरी की बात करते हैं, 1946 में सरदार पटेल को 15 में से 12 वोट उनको मिले थे, लेकिन आपको पता है जवाहरलाल नेहरू जी को जिता दिया गया था। राइट, थैंक यू। जी बाबू जी, कहाँ से आना हुआ? बिहार से आया हूँ। बिहार में कहाँ से आए? बिहार में अररिया जिला से आया हूँ। अररिया सीमांचल का जिला है अररिया। अरे तुम तो ऐसे बता जैसे हमने देखा नहीं, किशनगंज के बगल में ना। हाँ बताओ बोलो। जी, अभी इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। जब रजिस्ट्रेशन आज आप खोज रहे हैं तो 2 बार संघ पे जब प्रतिबंध लगा तो 2 बार प्रतिबंध लगा और फिर वो मुक्त हो गए। उस समय रजिस्ट्रेशन आपने क्यों नहीं खोजा कि राष्ट्रीय संघ सब रजिस्टर्ड है या नहीं? और रजिस्ट्रेशन की राष्ट्र के प्रति जो लोग काम करते हैं उसको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। हम कभी भी, हम इस राष्ट्र के स्वयंसेवक हैं, हम इस राष्ट्र के व्यक्ति हैं, कभी भी राष्ट्र को आपत्ति आती है हम उसमें कूद जाया करते हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या राष्ट्र के व्यक्ति को। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर मनोज कुमार जी, मेरा ये मानना है और ये 99.9 बार ये मानना है कि जो डिबेट जनता करती है
या जो जनता डिबेट पे तर्क देती है वो प्रवक्ताओं से या एंकर से भी, मैं अपने को भी उसी में शामिल कर रहा हूं, एंकर से भी 999 नहीं 1000 गुना सही और बेहतर तर्क रखती है, बेहतर तर्क रखती है। सुनना नहीं जानती। मैं जानता हूं बेटा, मैं जानता हूं तुम्हारे पास, तुमने सारे क्लासेस पास कर लिए, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। जी हाँ जी, आप बोलना चाह रहे थे, कौन बोल रहा था इधर से? हाँ जी हाँ जी हाँ बेटा। मेरा नाम विवेक है। हाँ, मैं विवेक। बिहार के उत्तरी हिस्से से आता हूँ। उत्तरी से आता हूँ। प्रभात जी के इलाके के आते हैं। जी जी हाँ। जो बाढ़ से हमेशा ग्रसित रहती है, जो आज भी है। हाँ जी। तो बीजेपी और जदयू की सरकार हमारे यहाँ पिछले 25 सालों से है। राइट। तो हम पूछना चाहते हैं, बीजेपी के ये यहाँ पे आए हुए हैं, जो भी चीफ लोग आए हुए हैं, और जदयू के आई थिंक राजद के भी आए होंगे। हाँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि बाढ़ के लिए इन लोग के पास क्या 25 साल कोई पर्याप्त समय नहीं होता है क्या? और एक इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन भी कोई चीज होता है, तो उसके लिए क्या है? मैं गुजरात में जॉब करता हूँ, 12 घंटे की नौकरी करता हूँ, 25,000 रुपये सैलरी मिलती है। गुजरातियों को उसी सैलरी के लिए 8 घंटे ड्यूटी करने पड़ते हैं। तो ये जो असमानता है, वो उसके पीछे क्या ये नेता लोग जिम्मेदार नहीं है क्या? आपको 12 घंटे करने पड़ता है? बिल्कुल। और उनको सिर्फ 8 घंटा? बिल्कुल। कहाँ काम करते हैं आप? मैं गुजरात के गांधीधाम में लकड़ी की इंडस्ट्री में काम करता हूँ। लकड़ी के इंडस्ट्री में काम करते हैं। असमानता की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे जिस इलाके से हम आते हैं बिहार का, वो बिहार का बाढ़ ग्रस्त इलाका है। क्या 20 साल पर्याप्त नहीं है किसी सरकार को उसको मैं आ रहा हूं आपको जवाब दे रहा हूं। वो जनता है, 4 बार आपको लगेगा अच्छा बोल रही है, 1 बार आपको लगेगा आपके लिए उल्टा है, तो सुनने का मादा रखिए। जी शैलेंद्र जी। मैंने सुन लिया। हाँ। मेरा ये एक कॉमन उस पे जो कहना ये है कि भाई 1 मिनट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हल्ला मत बचा भाई, समझे? चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो या पब्लिक सेक्टर का हो, हाँ जी, जाहिर सी बात है रिपोर्टिंग टाइम एक निश्चित होता है और जो ड्यूटी का जो डिपार्चर का भी टाइम निश्चित होता है। राइट। तो मुझे नहीं लगता कोई जो औपचारिक तौर पे इस तरह का जो वो भेदभाव दिखता होगा। हाँ मतलब देखिए, अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं। रुकिए भाई, कोतवाल ना बनिए, भैया मैं कोतवाल ना बनिए आपके, क्योंकि आप ढूंढ नहीं पाए आज तक। आपके माध्यम से उन्होंने जो मुद्दा उठाया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं यदि वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएंगे तो मैं व्यक्तिगत तौर पे उनकी सहायता करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारा संगठन जो है ग्राहकों के हितों के लिए पूरे देश में जो काम करता है, हम जो उनकी व्यक्तिगत तौर पे मदद करने का प्रयास करेंगे। ये पूरा जो डेटा मैं आपसे कहूंगा, 1 मिनट वहीं खड़े रहना, मैं तुमसे कहूंगा कि ब्रेक होगा भी 3 मिनट बाद। आप प्लीज ये बताइए, और ये बताइए ऐसा भेदभाव कहां होता है कि किसी एक प्रदेश वाले व्यक्ति को 8 घंटा काम करना पड़े और दूसरे प्रदेश से आए उसको 12 घंटा काम करना पड़े? जी 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 बिल्कुल मैं कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं। जी जी प्रतीक जी, जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही थी, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आजादी के नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बंद किया था, प्रतिबंध लगाया था। मुझे लगता है जब उसका बखान करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करते हैं। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने जो यार तुम इतनी देर से ये ऑर्गेनाइजेशन, मैं तुम्हें एक बता, बहुत सारे उल्लेखनीय बात बता सकते हो भाई, तुम बहुत सारे उदाहरण बता सकते हो, लेकिन ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस देश को 2 प्रधानमंत्री दिए हैं और सबको और ये नहीं कह सकते कि कैसे दे दिया। ओ कमाल हो गया, लग गया। आजा मेरे पीछे, आजा मुझे, रुको। और ये छोटा कंट्रीब्यूशन नहीं है, 1 मिनट रुकिएगा, और ये छोटा कंट्रीब्यूशन नहीं है। दूसरी बात, जब आपको तर्क ना मिले तो कह दिया मीडिया जो है गोदी है। नो, तुम्हें दूंगा। अगर मीडिया गोदी है, सब गोदी। मैं शो से बाहर कर दूंगा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आप प्लीज चले जाइए। आप दूसरे प्रधानमंत्री की आप गुणगान कर रहे हैं, आप पागल है क्या? आप कैसे गुणगान? आप तर्क दे सकते हैं, नहीं दे सकते। आप तर्क दे सकते हैं। देश को 2 प्रधानमंत्री दिए, और दूसरी बात, अगर गोदी है तो उसी गोदी में बैठने रोज तुम यहाँ आते हो, उसी गोदी में बैठने रोज आते हो, उसी गोदी में बैठने रोज तुम यहाँ आते हो।
जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही थी, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आजादी के नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रतिबंध किया था। मुझे लगता है इनकी तारीफ करना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का अपमान करने के बराबर है। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसको देख करके जो तिरंगा झंडा है हम लोग गर्व फील करते हैं, जिसको देख करके हमारा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। वही उसी ऑर्गेनाइजेशन संगठन 53 साल तक अपने मुख्य जो उनका ऑफिस है वहां तक भी नहीं लगा, कार्यालय अपने लगा। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया। ये वही ऑर्गेनाइजेशन संगठन है जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई। ये वही ऑर्गेनाइजेशन संगठन। बस मैंने ले लिया अभिषेक। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है, जब आपने प्रतिबंध लगाया उसके बाद बाइज्जत कोर्ट से साफ सुथरा होकर निकल के आया। और इतने वर्ष आपने इस देश के संविधान जो है जिसका नाम आपने कह रहे थे अपमान किया, उसी के बनाए हुए संविधान के तहत ही बाहर आया। जब आप बताया करिए तो पूरी बात बताया करिए आपने, क्योंकि मुझे मालूम है आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को संबोधित करना होता है, लेकिन बहस में कभी कभी ऐसी कुछ बहसें होती हैं जहां पे बिल्कुल चीजें साफ सुथरी रखनी चाहिए। जी सिर्फ 30 सेकंड। वेरी गुड। ये वही संगठन है जिसने स्वतंत्रता संग्राम के अंदर लाखों स्वयंसेवकों के साथ अंग्रेजों की लाठियां भी खाई। बालाजी रायपुरकर, मैं नाम ले रहा हूं, एक ही नाम, कांग्रेस के प्रवक्ता को चैलेंज दे रहा हूं कि ये अपने कांग्रेस के किसी भी नेता का नाम बता दे जिसने छाती पे गोली खाई हो स्वतंत्रता संग्राम के लिए। एक बात और, इन्होंने कहा 53 साल तक जिन्होंने अपने जो कार्यालय उस पर झंडा नहीं फहराया भारत का, इनसे पूछिए राष्ट्रीय ध्वज का जो अधिनियम है उसमें चेंजिंग कोर्ट ने कब किया? 2005 में किया। उसके बाद ही तो राष्ट्रीय समता संघ ने नागपुर में अपने हेड ऑफिस में तिरंगा लहराया। टेक इट योर पॉइंट। बीजेपी देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे राष्ट्रवादी संगठन के बारे में वो लोग क्या जाने जो दारू ठेके चलाते हो, पंजाब में ड्रग बेचते हो, उनको कहां से पता चलेगा? वो तो नशे में चूर रहते हैं दारू के, और जाके अभी सरजी चूर हैं ड्रग में। जाहिर सी बात, आजादी की बात है, लाला लाजपत राय जी को छोड़ के कांग्रेस के कौन से ऐसा बड़ा नेता है वो बता दीजिए जिसने लाठी खाई हो, फांसी का पाला पानी सजा हुई? एक नाम